So moving to question number 3, this is from the year November 20 variant 23। अच्छा जी, तो क्वेश्चन पहले रीड करते हैं, उसके बाद सॉल्व करेंगे। कहता है हाजिक हैज़ नॉट मेंटेन्ड फुल अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स फॉर हिज बिजनेस। ठीक है, ये सिंगल एंट्री का सवाल है। असल में हमारे पास सिंगल एंट्री में आपको पता है कि डबल एंट्री अकाउंटिंग नहीं हो रही होती। तो वो यही कह रहा है कि एक वो मेंटेन नहीं कर रहा फुल अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स फॉर हिज बिजनेस। हाजिक प्रोवाइडेड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर द ईयर एंडेड 31 जुलाई 2020। अगर आप यहाँ पे देखें, दिस इज द ओपनिंग बैलेंस विच इज ऑन 1 अगस्त 2019। दिस इज द क्लोजिंग बैलेंस दैट इज ऑन 31 जुलाई 2020। अच्छा, बैंक लोन की फिगर सबसे पहले हमारे पास गिवन है। तो बैंक लोन हमारे पास जो गिवन है वो आप देखें 6,000 गिवन है और क्लोजिंग 4,500 हो रहा है। बैंक लोन गिर रहा है हमारे पास, इसका मतलब रीपेमेंट हुई होगी, बैंक लोन हमने दिया होगा वापस। अच्छा, फिर हमारे पास है इन्वेंट्री। इन्वेंट्री अगर आप देखें, ओपनिंग इन्वेंट्री गिवन है 8,400, क्लोजिंग इन्वेंट्री नहीं गिवन। क्लोजिंग इन्वेंट्री अगर नहीं गिवन, इसका मतलब होता है सवाल में लाजमी आपके पास या तो मार्कअप गिवन होगा या मार्जिन गिवन होगा। ठीक है, जिससे हम निकाल लेंगे अपना क्लोजिंग इन्वेंट्री का बैलेंस। फिर नॉन करंट एसेट्स आपको दिए हुए हैं। ये ओपनिंग वैल्यू है, क्लोजिंग वैल्यू गिर रही है, प्रोबेबली डिप्रिसिएशन हो रही होगी। बहरहाल हम देखेंगे कि हमने कोई नॉन करंट एसेट और तो नहीं खरीदा, अदरवाइज स्ट्रेट अवे ये डिप्रिसिएशन होगी। फिर रेंट प्रीपेड है साल के शुरू में, एंड में कुछ नहीं है, तो ये हमारे पास कंसीडर होगा। ट्रेड पेबल हमने कंसीडर करना होगा, और वेजेस अक्रूड हैं साल के आखिर में, ये हमारे पास है। अच्छा जी, समरी ऑफ बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट पे हमारे हैं फॉर द ईयर एंडेड 31 जुलाई 2020। तो डेबिट साइड पे अगर हम देख लें, पहले हमारे पास दो ही बैलेंसेस हैं। एक है सेल्स रिसीट्स, जो भी सेल से पैसा आ रहा है सारा हमने यहाँ पे लिख लिया। फिर बैलेंस सीडी हमारे पास आ रहा है 6,600। और अगर हम दूसरी साइड देखें क्रेडिट साइड पे, तो ओपनिंग बैलेंस हमारा आ रहा है क्रेडिट साइड पे 2,150। ठीक है, उसके बाद क्या हो रहा है, पेमेंट टू क्रेडिट सप्लायर्स, हमने पेमेंट की है सप्लायर को, तो वो यहाँ पर आ रहा है। ये देखें ओपनिंग बैलेंस, बैलेंस बीडी है, इसका मतलब ये ओवरड्राफ्ट हमारा चल रहा है। फिर बैंक लोन की रीपेमेंट की है 1,500। ये देखें ऊपर हमारा कम हो रहा था ना लोन, 6,000 से 4,500 आ रहा था। तो 1,500 का जो कमी आ रही थी, वो एक्चुअली हमने क्या किया, बैंक लोन पे किया। फिर बैंक लोन इंटरेस्ट है 300। फिर रेंट है हमारे पास 2,650। इस पे आपको पता है कि ऊपर एडजस्टमेंट है हमारे पास। वेजेस में भी ऊपर एडजस्टमेंट है हमारे पास। हम देखेंगे जनरल एक्सपेंसेस में कोई एडजस्टमेंट नहीं है, स्ट्रेट अवे इसको देख लेंगे। ड्राइंग्स हमारे पास है 17,500। अच्छा यार, ड्राइंग ये ना कैश ड्राइंग है, क्योंकि देखो कहाँ आ रहा है, बैंक अकाउंट में आ रहा है कैश ड्राइंग्स। अक्सर बच्चों ने इस साल जब पेपर किया था ना, तो इसमें इन्होंने गलती की कि इन्होंने इस ड्राइंग को परचेजेस से माइनस कर दिया। जैसे आमतौर पे होता है ना, स्टॉक ड्राइंग वगैरह ऐसी कुछ हो रहा होता है, तो वो ये समझते हुए उन्होंने ड्राइंग्स देखा और उन्होंने इसको परचेजेस से माइनस कर दिया। हालांकि दिस इज अ ब्लंडर भाई, ये कैश ड्राइंग्स हो रही है, यहाँ से माइनस नहीं होगी। ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास एडिशनल इंफॉर्मेशन में क्या है, मार्जिन है 40%। मार्जिन यार लगता है सेल्स पर, सेल्स पर लगता है। ठीक है। फिर ऑल सेल्स वर कैश एंड ऑल कैश रिसीव वॉज बैंक। सारी सेल्स जो थी वो कैश में थी और सब बैंक में डाल दिया, मतलब टोटल सेल यही आ गई हमारे पास एक तरह से। ठीक है जनाब, फिर कहता है आपसे रिक्वायरमेंट में, प्रिपेयर द इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड। हमने इनकम स्टेटमेंट बनानी है, तो इनकम स्टेटमेंट हम बनाना शुरू करते हैं। ये क्वेश्चन हमारे सामने। इनकम स्टेटमेंट में सबसे पहले देखें रेवेन्यू आ गया हमारे पास। रेवेन्यू के बाद हम लिखते हैं कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल में सबसे पहले हमारे पास क्या आ जाती है भाई, सबसे पहले हमारे पास ओपनिंग इन्वेंट्री। इसमें हम ऐड कर देते हैं परचेजेस, फिर माइनस हो जाती है क्लोजिंग इन्वेंट्री। ठीक है, फिर हमारे पास कॉस्ट ऑफ सेल्स का फिगर आता है, और उसके बाद हम क्या निकाल लेते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, अब सवाल से देखते हैं और इन वैल्यूज को लिख लेते हैं हमारे पास भाई। देखें, सबसे पहले हमारे पास रेवेन्यू आ जाएगा 166,000, इसको मैं लिख लूंगा। उसके बाद इन्वेंट्री देखें, ओपनिंग इन्वेंट्री इज गिवन ओवर हियर 8,400, ये मैं लिख लूंगा। तो इन दो वैल्यूज को मैं पहले लिख लेता हूँ।
रेवेन्यू मेरे पास आ रहा है 166,000 और ओपनिंग इन्वेंट्री 8,400 आ रही है। अब परचेजेस कैसे निकलेगी? अच्छा यार देखो, इस सवाल में कुछ बच्चों ने ये भी इसमें गलती की कि पेमेंट टू क्रेडिट सप्लायर्स जो है ना, इसी को इन्होंने परचेजेस बना लिया। हालांकि भाई ये इस तरह से नहीं निकलेगा, इसके लिए हमें अकाउंट बनाना पड़ेगा जो पीएलसीए का अकाउंट होता है, परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट। ठीक है, पीएलसीए का अकाउंट बनेगा। ठीक है जनाब। अच्छा, अब इसमें आप देखो कि जो आपके पेबल्स हैं वो साल के शुरू में कितने हैं, 6280। तो इसको मैं इस तरफ लिख लूंगा एज अ बैलेंस बीडी, 6280। क्लोजिंग बैलेंस क्या है, बैलेंस सीडी 7460। ये मेरे पास आ रहा है। ठीक है। अच्छा, और मैंने कितनी पेमेंट की है भाई? पेमेंट मैं कर रहा हूँ 96,220 की। तो बैंक अकाउंट मेरा क्रेडिट हो रहा है, तो पीएलसी ये क्या हो जाएगा भाई, डेबिट हो जाएगा मेरे पास। ठीक है, यहाँ मैं लिख दूंगा कि भाई ये बैंक हो गया 96,220। इसको मैं ज़रा कैलकुलेशन कर लेता हूँ, तो इसका आंसर आ रहा है 97,400। यहाँ मैं लिख लूँगा 97,400। अब क्लोजिंग इन्वेंट्री तो गिवन नहीं है। ठीक है, क्या करना पड़ेगा, हमारे पास एक तरीका है कि हमें गिवन है मार्जिन 40%, सेल कितनी है 166। तो सीधा सीधा हमने क्या करना है भाई, 166,000 का 40% निकालना है भाई। जब ये 40% निकालेंगे, वन मैं कैलकुलेशन कर लेता हूँ, 166 का 40%, ये आ रहा है मेरे पास 66,400। ये जो मेरे पास चीज़ आई है ये है एक्चुअली ग्रॉस प्रॉफिट। अच्छा, एग्जाम में जीपी वगैरह नहीं लिखते, तो मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ तो लिख रहा हूँ। एग्जाम में पूरा पूरा लिखना होता है ना, ये कॉग्स ना जीपी इस तरह की चीज़ें नहीं, ग्रॉस प्रॉफिट कॉस्ट ऑफ सेल्स पूरा पूरा लिखते हैं। तो ग्रॉस प्रॉफिट हमारे पास कितना निकल के आ गया, 66,400। अब आपको एक बात पता है कि रेवेन्यू में से जब कॉस्ट ऑफ सेल माइनस होती है तो ग्रॉस प्रॉफिट आता है ना, ये चीज़ होती है। तो अब रेवेन्यू माइनस कॉस्ट इज इक्वल टू जीपी। सिंपल मैथ लगा ले भाई, 66,400 यहाँ पर है, रेवेन्यू 166,000 है, तो कॉस्ट ऑफ सेल निकाल लें। कॉस्ट ऑफ सेल आपके पास निकल के आ जाएगी 99,600। ठीक है। अच्छा, अब कोई मसला ही नहीं रहा क्लोजिंग इन्वेंट्री निकालना। अब क्लोजिंग इन्वेंट्री किस तरह से निकल जाएगी मेरे पास भाई, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ सेल्स। तो इसकी हम कैलकुलेशन कर लेते हैं, तो मैं करता हूँ। मेरे पास आंसर आ रहा है 6,200 क्लोजिंग इन्वेंट्री का। ठीक है, ये मेरे पास आ गया। अदर इनकम इस सवाल में कुछ है नहीं, तो हम क्या कर देंगे, इसके बाद कर देंगे लेस एक्सपेंसेस। ठीक है जी, एक्सपेंसेस को लेस कर देंगे। अब हम एक्सपेंसेस देखते हैं भाई हमारे पास क्या क्या है। तो क्रेडिट साइड पर हम आते हैं अपने बैंक के। पहले तो पेमेंट टू क्रेडिट सप्लायर, ये तो हमने काम कर लिया। बैंक लोन पेमेंट्स, अच्छा लोन पेमेंट यार, लोन रीपेमेंट यहाँ पर आएगी नहीं, इनकम स्टेटमेंट का आइटम नहीं है। बैंक लोन इंटरेस्ट ये आएगा, इसको बाद में लेकिन देख लेंगे। सबसे पहले आ रहा है रेंट। और रेंट में आपको पता है हमने स्टेरिक बनाया हुआ है, तो ऊपर एडजस्टमेंट है आपके पास, आप देखो। मैं रेंट का अगर टी अकाउंट बना लूँ कॉन्सेप्चुअली, ताकि समझ में आ जाए चीज़। तो साल के शुरू में रेंट प्रीपेड था 240। तो अगर एक्सपेंस हमारे पास प्रीपेड हो तो वो हमारा एसेट बनता है। और एसेट क्या होता है भाई, डेबिट होता है। तो बैलेंस बीटी यहाँ पर आ जाएगा, विच इज 240। ठीक है, फिर मैंने जो रेंट की पेमेंट की हुई है वो की हुई है 2640। ये बैंक से पेमेंट की हुई है, बैंक आ जाएगा 2640 कर लूँगा। ठीक है, तो ये कर लूंगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 2880। तो एक्चुअली मैं कर क्या रहा हूँ, रेंट में एग्जाम में मैं इस तरह इसको शो कर सकता हूँ ये। अगर आपको पक्का हुआ है टी अकाउंट की ज़रूरत नहीं है, तो सीधा सीधा आप क्या कर देंगे भाई, 2640 प्लस 240। यार वरना इसका तरीका ये होता है कि देखो, अगर आपके पास प्रीपेड है ना,
क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है और वो प्रीपेड है तो आप माइनस करते हैं, और अगर ओपनिंग दिया हुआ है प्रीपेड तो उसको ऐड करते हैं, वरना एक रट्टे वाली बात ये भी है। तो कॉन्सेप्चुअली करें ज़्यादा बेहतर है। 2880 हमारे पास आ गया। नेक्स्ट मेरे पास क्या है भाई? नेक्स्ट मेरे पास आ रहा है वेजेस। इसमें भी स्टैटिक बना हुआ है, वेजेस भी हमने देखनी है। अच्छा, वेजेस का ये बना हुआ है, यहाँ पे वेजेस का अकाउंट बना लेते हैं। वेजेस देखो, साल के शुरू में मेरे पास है अक्रूड, साल के शुरू में नहीं, साल के आखिर में। तो बैलेंस सीडी बेसिकली आ जाएगा मेरे पास, इधर आ जाएगा बैलेंस सीडी, ताकि अगले साल में वो क्रेडिट साइड पर आए। 610 यहाँ आ जाएगा। और पेमेंट की है वेजेस की 41,400 से, जो कि क्रेडिट साइड पे बैंक है, तो यहाँ पे डेबिट साइड पे आ जाएगी। बैंक लिखूंगा यहाँ पर और लिख दूंगा 41,400। ठीक है, ये काम मैं कर लूंगा। अच्छा, इन दोनों को सम कर लूंगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा। यहाँ मैं एग्जाम में ऐसे लिख लूंगा, वेजेस, और उसको दिखा दूंगा भाई 41,400 में मैंने 610 प्लस किया है। तो आंसर मेरे पास आ रहा है 42,010। ठीक है। फिर क्या है जनाब, मेरे पास जनरल एक्सपेंसेस हैं, वो यहाँ पर आएंगे। ड्राइंग्स तो इधर का आइटम ही नहीं है तो वो आएगा नहीं, सीधा सीधा जनरल एक्सपेंस लिख लेता हूँ। ठीक है, ये आ जाएगा 10890। ये तो यहाँ तक की कहानी हो गई। अब ये सारे एक्सपेंसेस तो हमारे ख़त्म हो गए। एक हमारे पास चीज़ रह गई, वो है डिप्रिसिएशन। अक्सर बच्चों ने डिप्रिसिएशन की भी वर्किंग छोड़ दी थी इस सवाल में। तो अगर आप देखें, कोई भी एसेट ना हमने परचेज किया है ना बेचा है, तो सीधा सीधा कर देंगे ओपनिंग वैल्यू में से क्लोजिंग वैल्यू को माइनस कर देंगे। तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी डिप्रिसिएशन की। ओपनिंग वैल्यू 35,580, क्लोजिंग वैल्यू 32,450। ये लिख लेंगे इस तरह से, एग्जाम में हम लिखा लेंगे डिप्रिसिएशन किसकी, नॉन करंट एसेट की। ठीक है, और यहाँ हम ब्रैकेट में ऐसे कर देंगे इसको, तो भाई 35,580 माइनस ये कर देंगे, तो मेरे पास आंसर आ रहा है 3130। ठीक है, अब इन सारे एक्सपेंसेस का सम कर लेंगे भाई। सम कर लेंगे तो मेरे पास आ रहा है 58,910। ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट से माइनस करेंगे तो मेरे पास जो आ जाएगा वो आता है प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस। ये ऊपर से मैं माइनस कर रहा हूँ तो मेरे पास आ रहा है 7490। इसमें से लेस कर दूंगा लोन इंटरेस्ट। यूजुअली आपके पास सवाल में एक इंटरेस्ट का रेट गिवन होता है बैंक लोन के साथ, तो हम वो लगा के उस पर निकाल लेते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में यहाँ कोई ऐसी चीज़ गिवन नहीं है। तो जितना इन्होंने ये दिया है ना बैंक अकाउंट में 300, हम यही समझ लेंगे कि यही पूरे ईयर का भी है, अदरवाइज कोई और रेट हमारे पास गिवन नहीं है। तो इसको हम एज इट इज लिख लेंगे 300। ठीक है, ये माइनस हो जाएगा। मेरे पास जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 7190। ये मेरा क्या है, प्रॉफिट फॉर द ईयर। ये मेरा प्रॉफिट फॉर द ईयर आ गई। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, कह रहा है एडवाइस हाजिक वेदर और नॉट ही शुड मेंटेन अ डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम। भाई बुक कीपिंग एंट्री सिस्टम बनाए या नहीं बनाए? देखो यार, कभी भी इस तरह का सवाल देना कि बुक कीपिंग बनाए या नहीं बनाए, तो आप हमेशा रिकमेंडेशन यही दो कि भाई बनाए बुक कीपिंग सिस्टम। इसके बड़े फायदे होते हैं। आगे आपने जो है ना वो कभी लोन लेना है, बैंक को दिखाना है टैक्स के सिस्टम के लिए, ये सारे मल्टीपल एडवांटेजेस होते हैं। तो हमें बुक कीपिंग करनी ही चाहिए। सिंगल एंट्री में तो हम कहाँ किस तरह से, कोई प्रॉपर रिकॉर्ड्स होते नहीं हमारे पास। ठीक है, फॉर एच बिजनेस ये कह रहे हैं जस्टिफाई योर आंसर विद टू एडवांटेजेस और टू डिसएडवांटेजेस हमें देने हैं यहाँ पर। तो हम लिख लेते हैं कि इसको लिखना शुरू करते हैं। मेंटेनिंग
सिस्टम विल enable Haziq to checks and balances to minimize तो पहला एडवांटेज हो गया। सेकेंडली इट हेल्प्स क्लियरिंग स्टेटमेंट्स। ठीक है, ये काम करते हैं। हाउएवर क्या होगा इसका, लेकिन लिखेंगे हाउएवर इट विल बी क्वाइट टाइम कंज्यूमिंग टू मेंटेन ऑल रिकॉर्ड्स, प्लस इट विल increase wage cost as it it may be costly to set up a double entry book double entry bookkeeping system। अब आप अपना ओपिनियन दे देंगे भाई, हम कह देंगे इन माय ओपिनियन। एक दफा सवाल देख लेते हैं क्या क्या उसने कहा। इसने कहा एडवाइस करें हाजिक को वेदर और नॉट ही शुड मेंटेन, यस ही शुड मेंटेन, हम कहें इन माय ओपिनियन हाजिक शुड मेंटेन a double entry bookkeeping system, should maintain a double entry bookkeeping system as such may yield several benefits for this business, such as mm, obtaining bank loan or dealing with tax authorities। ठीक है, ये हमारा ये पार्ट कंप्लीट हो गया।